हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग इंडियन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ट्राइब्स का यह चौथा पार्ट है। इसके पहले के 3 वीडियो को आप लोग यदि देख चुके होंगे तो आज ये चौथा वीडियो आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे। यदि जो लोग न देखे हों वे लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहाँ पर मैं उन सभी वीडियो का लिंक डाल दूँगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग थारू जनजाति से। तो ये जो थारू जनजाति होती है ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। साथ ही साथ यह उत्तराखंड में भी पाई जाती है। पहाड़ी प्रदेशों की ये जनजातियाँ हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये चलवासी प्रकार की जनजातियाँ होंगी। ये मंगोल और द्रविड़ प्रजातियों से संबंधित है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो थारू जनजाति है यह एक मिश्रित प्रकार की जनजाति है जो मंगोल और द्रविड़ प्रजातियों का सम्मिश्रण होता है। ये मुख्य रूप से स्थायी कृषक होते हैं। मुख्य रूप से स्थायी कृषक होते हैं। इनका जो प्रिय भोजन होता है वो चावल होता है। प्रिय भोजन चावल होता है। शायद मैंने कहीं बोल दिया कि ये लोग चलवासी होते हैं, तो क्षमा चाहता हूँ मैं। ये चलवासी नहीं होते हैं ये, बल्कि मुख्य रूप से स्थायी कृषक होते हैं। चूँकि ये लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। मैंने पहाड़ी क्षेत्रों का नाम ले लिया था। तो ये लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, तराई क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पे अधिक से अधिक कृषि की जाती है और अनाज का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये स्वाभाविक से ये स्थायी कृषक के रूप में होते हैं और कृषि करते हैं। और ये मुख्य रूप से चावल का उत्पादन करते हैं। ये ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा नवीन जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है, जिसे आप खादर के नाम से जानते हैं। ये चावल की कृषि अधिक से अधिक करते हैं और इनका प्रिय भोजन भी चावल ही होता है। साथ ही साथ ये चावल के अलावा सुअर का मांस, मछली का मांस और कछुए के मांस का भी प्रयोग भोजन के रूप में कर लेते हैं। ये नियमित रूप से भोजन करते हैं, यानी कि ये लोग भोजन करने के पाबंद होते हैं और नियमित रूप से दिन में 3 बार भोजन करते हैं, सुबह में, दोपहर में और रात्रि में या शाम का भोजन। तो सुबह के भोजन को कलेवा कहते हैं। अब देखिए, कलेवा एक प्रकार का रीति रिवाज भी होता है जो हिंदू धर्मों में शादी के दौरान इसको निभाया जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सुबह के भोजन को कलेवा कहते हैं, दोपहर के भोजन को मिंगी कहते हैं, दोपहर के भोजन को मिंगी कहते हैं और शाम के भोजन को बेरी कहते हैं। तो शाम के भोजन को बेरी कहा जाता है। थारू स्त्री प्रधान समाज होता है, यानी कि अन्य जनजातियों में पितृसत्तात्मक सत्ता पाई जाती है, जबकि थारू जनजाति में स्त्री सत्तात्मक सत्ता पाई जाती है। यानी कि इनमें मुख्य रूप से स्त्रियां प्रधान होती हैं। स्त्रियां अपने आप को रानी के रूप में समझती हैं और पुरुषों को सेवक के रूप में, या कह सकते हैं कि सेनापति के रूप में भी समझती हैं। थारू लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रचलन कम होता जा रहा है। अब ये लोग कह सकते हैं कि शोक के रूप में मनाना अब कम कर रहे हैं या धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अब अगली जो जनजाति है वो भोटिया जनजाति है। भोटिया जनजाति, तो भोटिया जो जनजाति होती है, ये जनजाति मुख्य रूप से कुमायूं हिमालय पर निवास करते हैं और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अल्मोड़ा में, चमोली में और पिथौरागढ़ में ये पाए जाते हैं। ये चलवासी पशुचारक होते हैं, यानी कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कृषि नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग पशुओं को पालते हैं और पशुओं को चराने का कार्य करते हैं। इनमें मुख्य रूप से भेड़ और बकरियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये चलवासी पशुचारक होते हैं। ये लोग भेड़, बकरियां और याक पालते हैं। दूध, ऊन, मांस और चमड़ा, दूध, ऊन, मांस और चमड़ा
इनके जीवन का यानी कि इनके आर्थिक जीवन का मूल आधार है। ये लोग जीबू नामक एक पहाड़ी गाय को भी पालते हैं, यानी कि जीबू यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग मेरे साथ साथ मुझ पर कम ध्यान और बोर्ड पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, चूँकि मैं पहले से लिख लिया हूँ। जीबू यह एक पहाड़ी गाय होती है। इससे ये लोग दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इस गाय का प्रयोग ये लोग यातायात के रूप में, भार ढोने के रूप में करते हैं। तो ये लोग इस जीबू नामक जानवर का प्रयोग ये यातायात के रूप में भी करते हैं। और हाँ देखिए, ये लोग जो भोटिया जनजाति होती है, तो भोटिया जनजाति अपना निवास बनाते हैं। दो प्रकार के निवास बनाते हैं, एक शीतकालीन होता है और एक ग्रीष्मकालीन होता है। तो जो ग्रीष्मकालीन निवास होता है ये पहाड़ों के ऊंचे वाले भागों पर बनाते हैं। जब ग्रीष्मकालीन आ जाता है तो ये लोग पहाड़ों के ऊंचाई पर चले जाते हैं और वहाँ पर ये लोग अपना निवास बनाते हैं। इस निवास को मैत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस निवास को मैत कहा जाता है, जो पहाड़ियों के ऊपर बनाते हैं और ग्रीष्मकाल में बनाते हैं। दूसरा निवास ये लोग जब शीत ऋतु का आगमन हो जाता है तो शीत ऋतु में ये लोग जो निवास बनाते हैं उसे शीतकालीन निवास करते हैं। और ये घाटियों में बनाते हैं, क्योंकि घाटियों में क्या होता है कि आपका थोड़ा सा टेम्परेचर अधिक रहता है और वहाँ पर गर्मी महसूस होता है। तो ये लोग शीतकालीन में घाटियों में चले जाते हैं और घाटियों में अपना निवास बनाते हैं। और शीतकालीन निवास को गुनसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुनसा। अब बात करें कि ये लोग पशुचारक होते हैं, पशुपालक होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऋतु प्रवास करते हैं। अब देखिए ऋतु प्रवास क्या होता है समझ लेंगे कि जो ऋतु प्रवास होता है यह मुख्य रूप से जनजातियों के द्वारा की जाने वाली एक प्रवास होती है। इनमें जनजातियां क्या करती हैं कि अपने साथ साथ अपने पशुओं को चराने का कार्य करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। उसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये लोग गाँवों में चौपाल का आयोजन करते हैं। तो उस चौपाल को रागवासी कुड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रागवासी कुड़ी के नाम से भी जाना जाता है चौपाल को। अब हम लोग चलते हैं गद्दी जनजाति, गद्दी जनजाति पर। तो ये जो गद्दी जनजाति है ये मध्य हिमालय के निचले भागों में पाए जाते हैं। गद्दी मध्य हिमालय के निचले भागों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भागों में ये निवास करते हैं। ये चरवाहे प्रकार की जनजाति होती है। ये लोग भेड़ और बकरी पालते हैं और ये लोग भी ऋतु प्रवास करते हैं। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास नहीं करती है। उनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, आप लोग को पता लगाना होगा। मैं एक आइडिया दे देता हूं कि आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं। आप लोग ये समझिए कि ये जो चारों में से ऐसी कौन सी जनजाति है जो ऊंचे पहाड़ी पर नहीं पाई जाती है। ऊंचे पहाड़ों पर नहीं पाए जाते हैं बल्कि मैदानों में पाए जाते हैं, पठारों पर पाए जाते हैं या जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो लोग ऊंचे पहाड़ों पर होंगे वे लोग अधिकतर ऋतु प्रवास करेंगे, क्योंकि उनके जीवन का आर्थिक आधार पशुपालन होता है और वे लोग पशुओं को लेकर के अपना प्रवास करते रहते हैं। इसीलिए इसको ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। तो गद्दी भी क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है। ये लोग जौ से, जो जौ होता है, गेहूँ जौ है ना, तो जौ से ये लोग सारा नामक नशीले पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। लुकरी और सारा। ठीक है ना। ये लोग जौ से लुकरी और सारा नामक एक नशीले पेय पदार्थ को बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं। उसी को आप शराब के रूप में भी जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बोडो की। तो बोडो ये असम की एक प्रमुख जनजाति है और बोडो को संविधान की 6वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। बोडो एक भाषा भी है। ठीक है ना। भाषा से संबंधित भी मेरा वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर हिंदी व्याकरण का एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस हिंदी व्याकरण का जो
पहला या दूसरा वीडियो होगा वो भाषा से ही संबंधित है, और हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित 12-13 वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से टेट, सुपर टेट की दृष्टि से उसमें आप लोग को मटेरियल भी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैं और भी बता देना चाहता हूँ कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको वर्णमाला के उच्चारण स्थान और संधि भी मिल जाएगा और अन्य वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एक बार ज़रूर एक बार ज़रूर आप लोग वहाँ से पढ़िएगा और समझिएगा। आइए देखते हैं बोडो असम की प्रमुख जनजाति है। यह संविधान की 6वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद मीणा है, तो मीणा ये राजस्थान की अधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति होती है। यह एक नवीनतम जनजाति है। मीणा राजस्थान की सर्वाधिक जनजाति है और नवीनतम जनजाति है। इसके अलावा जारवा, तो जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली सबसे मुख्य जनजाति है और यह भारत की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है और यह निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है और विश्व की सबसे पहली और सबसे प्राचीन प्रजाति का नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जो अन्य जनजातियाँ बची हुई थी उसको समझा, उसको पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनसंख्या से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। आज के सेशन में मित्रों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भी शेयर करें और वे लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।